नमस्कार साथियों, आज मुझे शेर पढ़ना या शायरी करने का कोई मन नहीं है। आज मैंने सोचा कि आप अपने इतिहास को मैं आपसे शेयर करूं, जो भारत का इतिहास रहा है। जो लोग अवगत होंगे उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है, आगे आने वाली पीढ़ियों को शायद नहीं मालूम होगा, तो उनके लिए ये कार्यक्रम मैं रखना चाहता हूँ आपके समक्ष। और भारत का इतिहास तो ऐसा है कि कई रात कई दिन लग सकते हैं, लेकिन मैं सार जिसको बोलते हैं कि मोटे मोटे तौर पर छोटे छोटे हेडिंग देके आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे। हो सकता है कि त्रुटि हो जाए, गलत हो जाए, जिसे आप हमें माफ करेंगे और उसे सही करने के लिए आप तो तमाम व्यवस्था है, उससे आप पता कर सकते हैं गूगल से, या अपने महल में बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं भारत का एक इतिहास छोटा सा, जो आपके समक्ष। साथियों, क्या आप जानते हैं कि भारत की राजधानी सबसे पहले मगध हुआ करता था। अब मगध का मतलब पटना, आज का पटना मगध हुआ करता था। जब मगध में राजधानी रहा है, तब हिंदुस्तान का भगवा परचम पूरे दुनिया में लहराया है। यूरोप तो पहले था ही नहीं, सबसे पहले सनातनी था, और सनातनी था और भारत ही था। बहुत से राष्ट्र तो थे ही नहीं, वो तो बाद में धीरे धीरे बनते गए। लेकिन तब समय में सोने की चिड़िया हुआ करती थी हमारा भारत, और पूरा दुनिया में झंडा लहराता था। भारत के एक नाम नहीं है, कई नाम हैं, जिसमें 5 प्रमुख नाम हैं, जिसमें भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त, रेवाखंडे। उस समय वो आर्यावर्त हुआ करता था। भारत में पहली बार हमलावर जो आया वो फारस से आया, अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर बोलते हैं। सिकंदर के तांत्रिकों ने कहा था, ज्योतिषियों ने कहा था कि तुम पूरी दुनिया तो जितने चले हो, मगर भारत कभी मत जाना। यदि भारत जाओगे तो तुम वहां से वापस नहीं आ सकते। लेकिन वो तो जिद बना लिया था, अपने तांत्रिक की भी हत्या कर दी और वो भारत की ओर कूच कर गया। भारत की ओर कूच हुआ तो पहले हमला में महाराज पोरस से उसका मुकाबला हुआ, वो हार गया। सिंधु नदी के तट पर वो उसके घोड़े नहीं आ पाए, पानी बहुत बाढ़ उस समय था, वो हार गया, चला गया। फिर वही डंडी वहां पर रुक के वो फिर चाल चलने की बात करने लगी। तो उस समय धनानंद थे, धनानंद ने, मतलब हिंदू बटे हुए थे, हिंदू राजा आपस में लड़े हुए थे। आज ये आपस में लड़े नहीं होते तो भारत पर कोई कब्जा कर नहीं पाता, कभी संभव नहीं था। सब यहाँ के लोग एक दूसरे से मिल के एक दूसरे को काटने का काम किए। ये इतिहास रहा भारत का। धनानंद ने साथ नहीं दिया पोरस का, कह के मुकर गए, और वो फारस उनका साथ दिया, फारस से आए हुए फारसी का साथ दिया उन्होंने सिकंदर का, और अंतोगत्वा युद्ध हुआ। और सिकंदर ने पुरु को छल से हराने का प्रयास किया। उसमें भी एक कहानी है। पुरस इतना खूबसूरत था, इतना अच्छा था कि सिकंदर की एक प्रेमिका हुआ करती थी, जो सिकंदर को बड़ा मानती थी। लेकिन सिकंदर प्यार मोहब्बत से दूर था, उसको ये सबसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो बहुत मानती थी। तो उसको पता लग गया कि जब ये भारत जा रहा है तो वो भी इसके पीछे पीछे आई, और उसने जो है महाराज पोरस से अकेले में मिल के उससे उन्होंने आग्रह किया कि हम आपको भाई बनाना चाहते हैं। तो भाई वो बन गए। बोले कि तुम मानो बहन, क्या मांगती हो? तो उन्होंने कहा समय आएगा तो मांगेंगे। तो जिस समय पोरस सिकंदर के सीने पर चढ़ा था, उस समय वो भी लड़ाई में भेष बदल के थी, नकाब पहन के तुरंत नकाब हटाया, कहा भैया इनको छोड़ दीजिए। तो फिर पोरस जो है हाथ अपने को रोक लिए, और तत्काल सिकंदर के सेना ने उनको घेर लिया, अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया। ऐसा मैं बुजुर्गों के सुना हूँ, कहीं पढ़ा भी हूँ। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मेरी अपनी कथा नहीं है, मैं सुन के ही, पढ़ के ही, जहाँ जहाँ से मुझे जो मिलता है मैं ले लेता हूँ, मैं आपके समक्ष शेयर कर रहा हूँ।
अब वो बच गए। अंत में सिकंदर ने पोरस से कहा कि तुम क्यों युद्ध करना चाहते थे? तो पोरस ने कहा कि मैं मिट्टी के लिए युद्ध करना हूं, अपनी मिट्टी के लिए। सिकंदर पोरस को गले लगाया और हथकड़ी बेड़ी खोल दिया। बोला कि पोरस तुम जीत गए, हम हार गए यार। हम तो सोना चांदी लूटने के लिए युद्ध करते थे और हमला करते थे, लेकिन यार तुम तो अपनी मिट्टी के लिए कर रहे हो, तुमसे महान तो कोई धरती पर हो ही नहीं सकता। और उसी दौरान उसको इन्फेक्शन हो गया शरीर में, वो फारस पहुंच भी नहीं चला, बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। और उसने अपने सिपहसालार से बोला था कि जब मैं मरूं तो ताबूत से मेरा हाथ बाहर निकाल देना, कि जब ऊपर जो जाता है उसको लेके नहीं जाता। इस हवस को कभी मत रखना जो मैंने पाल रखा था। खैर साथियों, ये कथा तो एक हो गई। अब उसके बाद मैं चलता हूं जो मेरे इतिहास से मुझे छिपाया गया। 1825 में, शायद मैं गलत नहीं हूं, तो कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने की थी, ये कांग्रेसियों ने नहीं की थी। तो अंग्रेजों के किए हुए ये नाम दिए हुए नाम पर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए, और नेहरू जी का भी शपथ ग्रहण जो हुआ था उसमें एक अंग्रेज अधिकारी ने इनको शपथ दिलाया था। और इंडियन ट्रेड के हिसाब से उस समय तिरंगा झंडा भी नहीं था, ऐसा मैंने सुना है। तो अब वो जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू जी प्रधानमंत्री, और उस समय से लेके अधिकतर राज कांग्रेस ने किया, और 6 शिक्षा मंत्री मुस्लिम हुए। और उसका ये कारण हुआ कि ये वामपंथी दिमाग और कांग्रेसी दिमाग लग के हमारे योद्धाओं को इन्होंने विलुप्त कर दिया, और मुगलों का गुणगान ये गाने लगे। अब मुगलों का गुणगान इतना गा दिए कि अकबर सम्राट हो गए, और हमारे वहाँ ऐसे ऐसे योद्धा थे कि अगर हमारे वहाँ खंजर भोंकने की प्रथा न होती पीठ में तो कोई भारत पर शासन कभी कर ही नहीं सकता था। मराठियों का मैं तारीफ करूंगा कि अकबर सम्राट नहीं था, और ये मुगल केवल दिल्ली रह गए, ये मुगल मराठा नहीं पहुंच पाए। मराठियों ने इनको घुसने नहीं दिया, आसाम में घुसने नहीं दिया, नेपाल में घुसने नहीं दिया इनको। ये कहां से दुनिया पर राज किए? दुनिया पर राज इन्होंने नहीं किया, दुनिया पर राज तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। अंग्रेजों ने एक समय में राज किया, लेकिन हमारे क्षेत्र जो मेरा पहला हुआ करता था शुरू से, नेपाल पर कभी अंग्रेजों ने शासन नहीं कर पाया। नेपाल की भौगोलिक व्यवस्था ऐसी थी कि वहाँ हमलावर कभी सफल हो ही नहीं सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब साथियों कि मेरे इतिहास को मुझसे क्यों छिपाया गया, अब ये इसका दंड किसे मिले, कौन मिले, मुझे पता नहीं। वो तो भला हो ऐसे मानुषों का जो सीरियल ला ला के कुछ पुराने इतिहासकारों को, नानाजी, तन्नाजी, वर्नस फडणवीस, पेशवा बाजीराव और दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, मतलब ऐसे तमाम लोगों को छोटी छोटी कहानियां ऐसा दे दिए हैं कि जो बच्चों को समझ में नहीं आता, उनकी पूरी कहानी बताना ही नहीं चाहते। मैं यही आपसे शेयर करना चाहता था कि आप अपने इतिहास को समझें, जो आपका हक है। हमारे इतिहास को हमसे छिपाया गया, हमें बताया नहीं गया। उस समय जिसकी सरकार थी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था ऐतिहासिक पुस्तकों पर। पुस्तकें आज भी हैं, लेकिन अब वो मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी ये मैं नहीं कर सकता, लाइब्रेरियों में तो होगी ही। लेकिन उस समय सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया था कि ये पुस्तक अगर सामने आएगी तो और मतलब एक स्थिति भयानक होगी, इसलिए उसको छिपा दिया गया था। तो आप अपने इतिहास को जानिए, और जानने का हक है। बड़ा तकलीफ झेला है हिंदुओं ने, आज से नहीं, सनातनियों ने बहुत दुख झेला है, चाहे वो मुगल राज हो, चाहे वो अंग्रेजों का राज हो। अंग्रेज भी मुगल को ज़्यादा मानते थे, मुसलमानों को तवज्जो देते थे, हिंदुओं को नहीं। लेकिन ये तो सनातन इतना मजबूत है, हिंदू इतना मजबूत रहा शुरू के, हिंदू व्यवस्था इतना मजबूत रहा कि वो आज तक डटे हुए हैं, अब बढ़े हुए हैं। योगी जी का बटेंगे तो कटेंगे ये नारा कोई गलत नहीं है। अखिलेश जी ने जो कहा जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो दोनों बात एक ही है, सिर्फ समझने का फेर है दिमाग का। किसी के लिए भी ये है, किसी के, योगी जी ने ये नहीं कहा कि मुसलमान तुम बट जाओ या हिंदू तुम बट, उन्होंने सबसे कहा कि बटेंगे तो कटेंगे।
आप एक होके रहेंगे तो देश तरक्की करेगा, आपकी भी तरक्की होगी। और लड़ते भिड़ते रहेंगे बट बट के तो कोई नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो साथियों, कैसा लगा मेरा ये मेरी बात को आप बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, लोगों को जनाएं, अपने बच्चों को बताएं, अपने पोती पोतियों को बताएं कि मेरा इतिहास क्या था। ऐसे ही फिर कभी मुलाकात होगी, फिर किसी की इतिहास लेके हम आएंगे। कि भारत देश ऐसा पूरे दुनिया में कोई देश नहीं है दोस्त, ऐसा देश। और जितना सुरक्षित, जितना खुशनसीब, जितना खुशहाल मुसलमान भारत में है या भारत के लोग हैं, उतना कहीं एक भारत ही ऐसा देश है। नेहरू जी ने लिखा है अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि अगर आपको स्विट्जरलैंड घूमना है तो अमेरिका कश्मीर जाइए, और अगर आपको किसी अन्य क्षेत्र में जहाँ का आपको एडवर्टाइजिंग आता है जाना, तो आप सोनांचल घूमिए, सोनभद्र। तो भारत दर्शन में उन्होंने लिखा है कि भारत एक ऐसा देश है कि इसके बराबर कोई है नहीं और ना ही कभी होगा। हमें हर मौसम का आनंद मिलता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। कहीं गर्मी है तो गर्मी है, कहीं जाड़ा है तो जाड़ा है, लेकिन भारत में जो मौसम आप चाहें, वो जो खाना आप चाहें, जो आप घूमना फिरना जो भी चाहें, वो भारत में ही आपको मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। फिर एक अन्य कथाओं शेर शायरी के साथ आपके समक्ष आऊँगा, आपको मनोरंजन करूँगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।